बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, बजट के हवाले से जब भी बात की जाए तो एक लफ्ज़ हमें वहां पर ज़रूर सुनाई देता है, खसारा। खसारे के लफ्ज़ के हम इतने आदी हो चुके हैं कि जब भी बजट की बात हो तो हम अगर वहाँ पे खसारे का लफ्ज़ हट जाए तो मेरे ख़्याल में वो कोई बहुत बड़ी ख़बर होगी और उस ख़बर के ऊपर महीनों प्रोग्राम्स जो हैं वो कंडक्ट किए जाएंगे। लेकिन आज की जो रिपोर्ट है उस हवाले से हम बात करने जा रहे हैं इस प्रोग्राम में। वज़ारत ख़ज़ाना ने वफाकी बजट के खसारे की रिपोर्ट जारी की है जो कि 1000 रुपये से तजावुज़ कर गया है। ये खसारा जो है ये कम क्यों नहीं होता, हमेशा बढ़ता ही चला क्यों जाता है, इस हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। साथ ही साथ IMF के स्टैंड बाय मुआहदे के जायजे के लिए IMF वफ़द जो है वो नवंबर में पाकिस्तान आएगा। हुकूमत ने क्या शराइत पूरी कर ली हैं और अगर नहीं की तो क्या IMF नई शराइत के साथ आएगा, नई शराइत लग सकती हैं और क्या असरात मुरतब होंगे मईशत के ऊपर। आलमी सतह पर अगर पेट्रोलियम की मसनूआत की बात करें, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी देखी जा रही है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में अवामी सतह पर इसके असरात जो हैं वो मुरतब उस तरीके से नहीं हो रहे जिस तरीके से कमी वाक़ई होती जा रही है। लेकिन फिर भी क्या आवाम के लिए कोई खुशखबरी हो सकती है? आइंदा आने वाले दिनों में पेट्रोलियम की कीमतों में कमी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के साथ साथ पेट्रोल की कीमत में भी कमी हो सकती है। जिस तरह अभी पिछले दिनों पेट्रोल की कीमत कम हुई तो आइंदा आने वाले दिनों में पेट्रोल की कीमत कम होने के क्या इम्कानात हैं। और अच्छी खबर यह है कि स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी दिखाई दी गई हमें और 2017 के बाद पहली बार 100 इंडेक्स जो है वो 51,000 की सतह पर अबूर कर गया है। तो इस सारी सूरत हाल में मुआशी इस्तेहकाम कितना जल्दी बहाल होने के इम्कानात हैं। और अगर हम सियासी माहौल की बात करें, जिस तरह के आजकल का सियासी माहौल है, तो सियासी इस्तेहकाम और मुआशी इस्तेहकाम दोनों कितना आपस में जुड़े हुए हैं और आइंदा आने वाले इंतखाबात के बाद क्या मुआशी इस्तेहकाम, जिस तरीके से हम मुआशी मईशत के हवाले से बात करते हैं, मईशत की बहाली के हवाले से बात करते हैं, तो क्या बहाल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी और आइंदा आने वाली हुकूमत को क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। और एक और आम इशू ये है कि गैस की कीमतों के हवाले से और सनती सार्फिन के लिए टैरिफ बढ़ाने के हवाले से बातें हुई। और सर्दियों में गैस की ज़रूरत है और गर्मियों में हमें बिजली की ज़रूरत है, लेकिन जब सर्दियां आती हैं तो हमें गैस नहीं मिलती, गर्मियां आती हैं तो हमें बिजली नहीं मिलती। वजह बुनियादी क्या है और आवाम को रिलीफ मैसर आएगा तो कब आएगा? तो इस मईशत के हवाले से जो मजमूई सूरत हाल है उस सारी सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में हम अहाता करने की कोशिश करेंगे। तो अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का आपसे तारुफ करा दूं तो जनाब डॉक्टर खाकान नजीब साहब माहिर मुआशियात हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि जनाब एहसन मेहनती साहब डायरेक्टर आरिफ हबीब ग्रुप्स हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों शख्सियात को वेलकम करूंगा। डॉक्टर खाकान नजीब साहब, आपसे बात का आगाज़ करूंगा। सर, वफाकी वजारत ख़ज़ाना ने जो रिपोर्ट जारी की है यकीनी तौर पर आपने देखी होगी और वफाकी बजट खसारे की बात की गई है, 1000 अरब रुपए से तजावुज़ कर गया है। सर, ये बताइए कि हम, जिस तरह मैंने पहले कहा कि कोई हमारा ऐसा बजट नहीं होता जो खसारे से पाक साफ हो या उसमें खसारे में कमी हो, क्यों नहीं हमें ये वर्ड सुनने को मिलता कि खसारे में कमी वाक़ई हो रही है? जब भी हम सुनते हैं तो यही बात हमारे सामने आती है कि खसारा तजावुज़ कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द प्रोग्राम। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। इस वक्त जो पाकिस्तान का बजट है ना, वो इंतहाई एक डिफ़िकल्ट जिसे कहेंगे ना सिस्टम में चला गया है। इससे मेरा क्या मतलब है? पाकिस्तान में अगर आप पूरा बजट देखें जो साल का है, तो हमने इस वक्त डेट में 7,300 अरब के करीब वापस करना है। फेडरल गवर्नमेंट के पास आफ्टर पेइंग द प्रोविंसेस, जब अपना टैक्स नॉन टैक्स रेवेन्यू वो इकट्ठा कर लें और प्रोविंसेस को दे दें, तो इतने भी पैसे नहीं हैं कि वो अपना डेट का जो अमाउंट है, जो अपना इंटरेस्ट का अमाउंट है, वो पे कर सकें। दिस इज बाय एनी मींस नॉट अ गुड सिचुएशन। सो अगर आप इसको जो क्वार्टर के तनाजुल में देखें तो तब भी यही है। तकरीबन ऑलमोस्ट जब हम अपना मार्कअप दे चुके हैं इन द क्वार्टर, तो हमारे पास बाकी सारा कुछ जो है वो बोरोड है। ये सेवेरिटी है ऑफ द चैलेंज कि बजट का जो रिपेयर है वो हमने करना है। इसके बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जो हम नहीं कर सके। बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको हमने करेक्ट नहीं किया। सबसे पहले तो पाकिस्तान का जो एक्सपेंडिचर रिफॉर्म है वो हम बहुत अरसे से, और अरसे से मेरा मतलब है कई सालों से डिफर करते रहे। इससे मेरा मतलब क्या है? पाकिस्तान का जो पेंशन का निज़ाम है, अगर आप उसको देखिए तो उसमें एक बहुत
यू नो उसको रीथिंक करने की जरूरत है। पाकिस्तान की पेंशन्स 800 अरब से ऊपर हैं इस वक्त। इसको रीथिंक करना है कि आपको कैसे स्टेट फंडेड पेंशन से निकलकर जाना है, कि ये पेंशन्स जो हैं ये मार्केट्स में इन्वेस्ट हो, पेंशन फंड क्रिएट हो। जो 7,300 अरब आपने डेट और मार्कअप में पे करना है, जो पाकिस्तान ने वापस करना है, इसमें पाकिस्तान की डेट रीप्रोफाइलिंग होने वाली है। मैंने हमेशा ये कहा है कि पाकिस्तान को अब बजट करेक्शन के लिए डेट रीप्रोफाइलिंग इज ऑलमोस्ट अ मस्ट कि हम इसको ये काम करें। फिर पाकिस्तान की एसओईज का बोझ है, पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट पे उन चीजों का बोझ है जो उसका काम नहीं है। 17 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें हेल्थ, एजुकेशन, फूड सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट, ये सारे प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं। फेडरल गवर्नमेंट अभी भी उनको चला रही है, एक बहुत बड़ा अमाउंट करंट एक्सपेंडिचर में भी और डेवलपमेंट में भी दे रही है। इसमें से निकलना है। जनरल सब्सिडी रिजीम मेरे ख्याल है 1100 अरब के करीब चली जाएगी इस साल की सब्सिडी, उसमें से निकलना है। हमें टारगेटेड सब्सिडी में जाना है। मैं आपको ये सारे वो खर्चे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं जिनको ठीक किए बगैर बजट ठीक नहीं हो सकता। बहुत से लोग आपके प्रोग्राम में आकर बात करेंगे कि इतना टैक्स कलेक्ट कर लें। आई थिंक टैक्स रिफॉर्म अब सेकेंडरी है टू द बजट रिफॉर्म जो कि हमें करना है। फिर पाकिस्तान का एक पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है, उसको पूरा ठीक करना है। हमारा एक हम ट्रेजरी सिंगल अकाउंट बनाना चाहते हैं, उसको पूरा हमने चलाना है। फिर पाकिस्तान का एक टैक्स एक्सपेंडिचर है, यानी कि हम इस वक्त तकरीबन 2200-2300 अरब रुपए के करीब टैक्स एक्सपेंडिचर वो रकूम है जो हमने कंसेशंस की मद में, एग्जेम्पशंस की मद में दी हुई हैं, उसको हमें वापस लाना है। फिर आखिर में 1700 प्रोजेक्ट्स हैं इस वक्त पीएसडीपी के, और उनका जो कंप्लीशन टाइम है वो 16 साल है। आप मुझे खुद बताइए कि ये कहाँ की हम जस्टिस कर रहे हैं कि हमें मॉरेटोरियम कर देना चाहिए नए प्रोजेक्ट्स पे। ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है, और इसके साथ साथ एक टैक्स के निज़ाम का अपना रिफॉर्म, पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेटिव। पाकिस्तान का एफपीआर इस वक्त 9% टैक्स टू जीडीपी रेशियो पे है। इसका पोटेंशियल इसी टैक्स के जो इस वक्त पॉलिसी फ्रेमवर्क में रहते हुए 12% है, यानी कि आपको 12,000 अरब इस साल कलेक्ट करना चाहिए। और फिर जो रिटेल सेक्टर, होलसेल और एग्रीकल्चर इनकम टैक्स कलेक्शन है, वो तो एक बिल्कुल ही नई चीज है, इन द सेंस कि हम बहुत माइनर कलेक्शन कर रहे हैं, वो सारा आपने कलेक्ट करना है। ये है बजट का फ्रेमवर्क जो कि इनहेरेंटली आई थिंक अब एक रीस्ट्रक्चरिंग रिपेयर मानता है, और हम इसको बहुत अरसे से डिले करते चले जा रहे हैं। आई डोंट थिंक देयर इज टाइम लेफ्ट कि हम इसको फर्दर डिले कर अच्छा सकें। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान का टैक्स। मैं आपके सामने सवाल जी रखता हूं इसी हवाले से। बिल्कुल आपने जो बात की है एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स के हवाले से, एहसन मेहनती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपको क्या लगता है कि जब भी मैंने जैसा डॉक्टर साहब के सामने सवाल रखा, वही सवाल आपके सामने भी रखूंगा कि हम खसारे में हमेशा तजावुज़ की बात सुनते हैं, कमी का लफ्ज़ हमें आज तक मुझे नहीं लगता कि कभी सुनने को मिला होगा, तो ऐसा क्यों है? और क्या इसके साथ साथ आपको ये भी लगता है कि हमारी जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का तवाज़ुन है वो भी अदम तवाज़ुन का शिकार है, उसमें भी तवाज़ुन बरकरार नहीं रहता, तो इसकी क्या ये भी वजह हो सकती है? देखिए, फॉर्चुनेटली हमारे पास जो है, मतलब इकोनॉमिक जो मैनेजर्स हैं हमारे, दे दे आर वेरी, यू नो, वी हैव बीन अकस्टम्ड टू वेरी प्रोफेशनल इकोनॉमिक मैनेजर्स। अगर आप पहले देखें कि एक जो इससे पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे इसहाक डार थे, वो भी एक, यू नो, एक वो प्रोफेशनल थे। इस वक्त भी अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर देखें तो हमारी जो है वो केयर टेकर शमशाद अख्तर साहिबा, वो एक, यू नो, शी इज़ अ प्रोफेशनल ऑन आवर ओन। अगर हम देखें, यू नो, हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स भी जो हमें फॉर्चुनेटली मिले हैं, दे हैव बीन, यू नो, प्रीटी मच एक्सपीरियंस्ड, ठीक है। तो अगर हम ये देखें तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव हमारा टैक्सेशन का भी अगर हम देखें, इस वक्त जो हमें डेटा रिसीव हो रहा है, स्पेशली जब आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर हम हैं, तो मोर लेस हम हमारे टारगेट्स को पूरा कर रहे हैं। इस वक्त सरप्लस की बात हो रही है, 416 बिलियन रुपीस से हमने सरप्लस जो है वो दिया है फिजिकल, यू नो, जो हमें डेफिसिट का जो सरप्लस जो है वो हमें दिया गया था 0.4% ऑफ जीडीपी। अब ये जो इकोनॉमीज होती हैं, इमर्जिंग इकोनॉमीज, इसके अंदर फिजिकल डेफिसिट जो है वो इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि इसके अंदर हमें ग्रोथ चाहिए होती है। अगर हमें ग्रोथ नहीं चाहिए तो जाहिर है हम अब सरप्लस के अंदर चलते रहेंगे, यू नो, फिजिकल सरप्लस होगा बट ग्रोथ नहीं होगी। तो आई थिंक कि इस चीज़ को हमें समझना चाहिए कि आईएमएफ जो हमारा लेंडर है वो भी हमें कुछ टारगेट देता है फिजिकल डेफिसिट के। अगर वो लेंडर सेटिस्फाइड नहीं होता हमारे इस फिजिकल डेफिसिट से या ऑस्टेरिटी की तरफ हमें ले जाना चाहता,
तो वो हमारे लिए एक कंडीशन डाल देता। तो मैं ये समझता हूँ कि जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है ये हमारे लिए ब्लेसिंग है। इसी तरीके से हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ये भी हमारे लिए ब्लेसिंग है। बट सर्टेनली हमें जो है वो चीज़ को देखना है कि हमें कोई ऐसे नहीं करंट अकाउंट डेफिसिट की तरफ चले जाना है जो टारगेट जो है वो हमें जो दिए गए हैं आईएमएफ की तरफ से, उसको हम तजावुज़ कर लें। तो मैं ये समझता हूँ कि जो हमारा लेंडर है वो हमें अच्छे तरीके से देख रहा है, जो आईएमएफ हमारा लेंडर है। करंट अकाउंट जो है वो अब हम सरप्लस की तरफ जो है वो जा रहे हैं। $8 मिलियन का नेट जो है वो डेफ़िसिट था लास्ट जो मंथ का रिसीव हुआ है वो ओवरवेलमिंगली उसको कैपिटल मार्केट्स ने जो है वो एक्सेप्ट किया। और अगर आप मार्केट्स देखें तो रुपये की रिकवरी 15% से ज़्यादा हुई। उसके बाद स्टॉक मार्केट भी 15% जो है वो उसमें इज़ाफ़ा हुआ और इतनी पॉज़िटिव की तरफ जा रही है कि वो अपने रिकॉर्ड हाई को दोबारा अचीव कर रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें कुछ पॉज़िटिव एंगल भी देखना चाहिए। हमने कुछ टारगेट्स आईएमएफ के थे, वो हमने उसको पूरा किया है। अब $700 मिलियन हमें रिसीव होंगे नेक्स्ट मंथ, तो वो हमारे लिए बजटरी सपोर्ट जो है वो उसके अंदर वो हमारे यूज़ में आएँगे। इसके अलावा करंट अकाउंट को भी सरप्लस की तरफ लेकर जाएँगे। तो मैं ये समझता हूँ फंडामेंटली फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व को बिल्ट अप करना कोई बहुत हमारे लिए कोई डॉलर को जमा करना, फिर हमारी इन्वेस्टमेंट के इश्यूज़ उसमें आते हैं। बट पॉइंट ये है कि हमारे जो इम्पोर्ट्स हैं और एक्सपोर्ट्स हैं, उसका हमें कुछ इस तरह से बैलेंस करना है कि इम्पोर्ट्स जो है टोटली आउट ऑफ बैलेंस नहीं हो जाएँ। जो इससे पहले हम देख रहे हैं कि जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट $20 बिलियन पे चला गया था, उसको हमें कर्टेन करके जो है 5-6 $100 मिलियन पे जो है वो क्लोज़ करना है साल के आखिर के अंदर। और इवन हमारे लेंडर ने $5-6 बिलियन का हमें लिवरेज दिया है। वहाँ पर वो ये समझता है कि हमारे एफडीआईज़ अगर पाकिस्तान के अंदर आती हैं, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सीपेक से, एसआईएफसी से, रिफाइनरीज़ लगने लगी हैं पाकिस्तान के अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो है मुस्बत डायरेक्शन के अंदर हैं। हमारे इकोनॉमिक मैनेजर्स भी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं कि जो हमारा इकोनॉमिक डेटा है वो इम्प्रूव हो। अगर आप देखें करंट अकाउंट डेफिसिट का डेटा इम्प्रूव हुआ है, साथ में हमें रेमिटेंसेस जो है अब इनफ्लोज़ जो है ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। स्पेशली हम रुपी रिकवरी को हम देखें तो उस हद तक भी जो है हमने काफ़ी हद तक रिकवर किया है। स्मगलिंग के लिए हम एंटी स्मगलिंग मेजर्स हैं हमारे अफगान बॉर्डर पे, पाक अफगान जो हमारा ट्रांजिट ट्रेड है उसको सिग्निफिकेंटली हम उसको देख रहे हैं। बट हम जो है कुछ चीज़ों को ग्रोथ ओरिएंटेशन से भी लेते हैं। फिस्कल डेफिसिट एक हेल्दी साइन होती है इकोनॉमी का, क्योंकि उस सूरत के अंदर हमें ग्रोथ मिलती है। अगर हमें ग्रोथ नहीं चाहिए तो फिस्कल डेफिसिट फिर हम ज़ाहिर है उसको सँभालने निकल जाएँगे और फिर उससे ग्रोथ नहीं मिलेगी एक ऐसी इकोनॉमी के अंदर जहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है। तो आई थिंक कि हमें कुछ हद तक हमारी ब्लेसिंग्स की तरफ भी देखना चाहिए। बट सर्टेनली हमें डेफिसिट करंट अकाउंट डेफिसिट इतना नहीं कर लेना $20 बिलियन की जिसको हम पे नहीं कर सकें। बट अगर $1-2 बिलियन होता है और उसकी एवज़ में हमें एफडीआईज़ रिसीव होते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ऐसी सिचुएशन में जहाँ नई गवर्नमेंट आ रही है इलेक्शन के बाद और वहाँ पर सीपेक प्रोजेक्ट्स और एसआईएफसी की मद के अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मुतवक्के है। $25 बिलियन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम फॉर एग्जांपल चाइना, $25 बिलियन सऊदीया, $25 बिलियन कतर या यूएई की तरफ से। तो आई थिंक सो कि ये अच्छा डायरेक्शन है। बस बात ये है कि यानी सर इसको कंक्लूड इस तरह से किया जाए कि आपको लगता है कि मजमूई तौर पर हम बेहतरी की तरफ सफर कर रहे हैं? जी, बिल्कुल, डेफ़िनेटली हम इसलिए जो है वो मजमूई तौर पर जो है वो पॉज़िटिव डायरेक्शन के अंदर है कि हमारा इकोनॉमिक डेटा ये हमें दिखा रहा है कि हमें हमारे करंट अकाउंट जो डेफ़िसिट है उसमें काफ़ी हद तक हमारे सक्सेस हुई है। फ़िस्कल जो बैलेंस है उसके टारगेट्स हमें हमारे लेंडर्स ने दिए हुए, वो टारगेट भी हमने अचीव किए, उनमें सरप्लसेस हमने रिसीव किए हैं। तो आई थिंक यही रीज़न है कैपिटल मार्केट्स आउट परफ़ॉर्म कर रही हैं, यही रीज़न है रुपया आउट परफ़ॉर्म कर रहा है। तो यानी कि पॉजिटिविटी की तरफ हम जाते हुए दिखा रहे हैं, दिख रहा है माहौल, और देखना यह है कि मैशियत पर इसके कितने मस्बत असरात पड़ते हैं। ब्रेक पर जा रहे हैं, वापस आते हैं तो इसी बहस को ज़रा मज़ीद बढ़ाएंगे। और एक्सपेंडिचर के हवाले से, एक्सपेंडिचर रिफॉर्म के हवाले से बात की थी डॉक्टर साहब ने, तो उस पर मज़ीद बात करेंगे। तो हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। हमारे साथ डॉक्टर खाकान नजीब साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब फरमाइएगा, आपने जिस तरह से एक्सपेंडिचर रिफॉर्म की बात की, सर एक्सपेंडिचर रिफॉर्म में डिले क्यों आ रहा है, क्यों नहीं ये हो पा रही? और जिस तरीके से सारी सूरत हाल आपने वाजे की, तो क्या मैं इसको सियासी अदम इस्तेकाम से भी जोड़ सकता हूं? देखिए, पाकिस्तान में मैंने हमेशा कहा है कि पाकिस्तान नीड्स अ कॉम्पिटेंट सेट ऑफ पीपल जो कि टेक्निकल लेवल पर ये सब चीज़ों को, पेंशन जो है वो एक्चुअरीज का काम है फॉर एग्जांपल करना। अब ये एक बड़ा स्पेसिफिक सब्जेक्ट है जो दुनिया भर में जब भी डील हुआ है, तो ये पेंशन रिफॉर्म, पेंशन फंड्स, पेंशन इन्वेस्टमेंट्स, ये कैसे सारा स्ट्रक्चर बनेगा। सो हमें बहुत सा टैलेंट हर जगह पे, हर सतह पे लाना पड़ेगा अगर हमने ये मसाइल हल करने हैं।
बट हैविंग सेड दैट, इन द शॉर्ट रन ऑफ कोर्स इट इज, आपने पूछा कि आईएमएफ के साथ हम कैसे चलेंगे, इन द शॉर्ट रन इट इज लुकिंग कि आईएमएफ के जो अहदाफ हैं एटलीस्ट ऑन द फिजिकल एंड द मॉनेटरी साइड, वो शायद हम पूरे कर पाएंगे, और सितंबर 30 ऑनवर्ड्स जो हमने उनको देना था फर्स्ट क्वार्टर का डेटा, आई थिंक जब वो शेयर करेंगे तो इट विल बी इन अ मोर कंफर्टेबल पोजीशन। इन द शॉर्ट रन एक जनरली आई थिंक फिजा इस तरह बेहतर है कि जब क्रैकडाउन हुआ स्मगलिंग पे, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए गए, अफगान ट्रांजिट ट्रेड को डील किया गया, इन द शॉर्ट रन चूंकि रुपए की जो इलीगल काम हो रहा था उसको रोका, सो रुपए की कदर थोड़ी सी मुस्तहकम हुई है, थोड़ी सी कॉटन, राइस और वीट की क्रॉप बेहतर आ रही है, सो ग्रीन शूट्स आपको शॉर्ट रन में ये जरूर दिखाई दे रहे हैं। इसकी वजह से स्टॉक मार्केट जो है वो अपनी जगह आपको एक उसमें भी इस्तेहकाम जो है वो दिखाई दे रहा है। रुपए की कदर की इस्तेहकाम की वजह से आपको थोड़ा सा इंपोर्टेड इन्फ्लेशन में भी थोड़ा सा बेनिफिट मिल रहा है, ये याद रखिए। आपको पेट्रोल की कीमत 48 रुपए 2 हफ्ते में और 36 रुपए डीजल की कीमत 2 हफ्ते में कम हुई है। इंटरनेशनल कीमतें भी कम हुई थी, वो दोबारा बढ़ गई हैं मिडल ईस्टर्न कॉन्फ्लिक्ट के बाद। पर शॉर्ट रन के जो ग्रीन मतलब थोड़ी सी जिसे आप कहेंगे एक स्टेबिलिटी जो है वो जरूर दिखाई दे रही है। कंबाइंड जो मेजर्स हैं एडमिनिस्ट्रेटिव प्लस ये जो आपके मेजर्स हैं जो अंडर आईएमएफ जिसको हम एडजस्टमेंट्स कहते हैं, उसको देखते हुए ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। हालांकि ये जो मार्केट्स हैं उन्होंने अच्छा बिहेव किया है, बट हमें अब आईएमएफ के प्रोग्राम को इंश्योर करना है कि वी गेट द फर्स्ट रिव्यू डन $720 मिलियन, पर अभी भी हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर अनकंफर्टेबल लेवल पे हैं। मैं अभी आपके साथ बात करने से पहले ही देख रहा था कि इवन जो पिछला हफ्ता ख़त्म हुआ है तो पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो 7,494 मिलियन डॉलर हैं इस वक्त। ये कदरे कम हैं कंपेयर टू जब हमने आईएमएफ का प्रोग्राम किया था। अब लेट्स होप कि ये फर्स्ट रिव्यू हो जाए और जो हमारी कमर्शियल बोरोइंग है, हमारी बायलैटरल बोरोइंग है, हमारी मल्टीलैटरल बोरोइंग है, वो फ्लो इन करे, ताकि ये जो अगले 7-8 माह हैं जब तक एक ट्रांजिशन नहीं हो जाता, हम 23-24 अरब डॉलर जो हमने इकट्ठे करने हैं वो कंफर्टेबली कर सकें। ये लॉन्ग और शॉर्ट पाकिस्तान का इस वक्त इकोनॉमिक सिनारियो है। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, जैसा आपने आईएमएफ की बात की, तो क्या हुकूमत ने जैसा अभी आना है स्टैंड बाय मुआहदे के जायजे के लिए, आईएमएफ वफ़द नवंबर में पाकिस्तान आएगा, इंडिया हो चुका है, बात हो चुकी है, तो क्या हम ये रखें कि जहन में कि कोई नई शराइत नहीं होंगी? क्योंकि अमूमी तौर पे हमने देखा है कि जब भी जो प्रोग्राम है नेक्स्ट स्टेप में जाता है तो मज़ीद नई शराइत जो हैं आईएमएफ की सामने आ जाती हैं। सो अरसलान, ये बात आपने बहुत अच्छी रखी है। सो आई थिंक हमें कौम को बताना चाहिए कि आईएमएफ के प्रोग्राम्स का स्ट्रक्चर इस किस्म का होता है कि नेक्स्ट क्वार्टर के लिए नए जिसे कहेंगे बेंचमार्क्स, जिसको हम क्वांटिटेटिव परफॉर्मेंस क्राइटेरिया कहते हैं, इंडिकेटिव टारगेट्स प्लस स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स नए आएंगे। नए जिनको हम आसान लफ्जों में शराइत कह देते हैं, बट टेक्निकल लफ्जों में वो ये चीज़ें जो मैंने आपके सामने रखी हैं, देयर विल बी न्यू सर्टन बेंचमार्क्स जो कि उनके साथ तय होंगे। वो इसलिए तय होंगे कि बहुत सी चीज़ें उनके लिहाज से ऑफ ट्रैक हो रही होंगी, उनको वापस ट्रैक पे लाना। फॉर एग्जाम्पल कि जो हमारी इनफ्लोज हैं वो कैसे चल रही हैं, हमारी रेमिटेंसेस कैसे चल रही हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स कैसे चल रही हैं, करंट अकाउंट का खसारा कैसे बिहेव कर रहा है, इन सब चीज़ों को अगर वो कहीं देखेंगे और मॉडल करेंगे जब, तो उनको वापस ट्रैक पे लाने के लिए जिसको हम एडजस्टमेंट्स कहते हैं, वो एडजस्टमेंट्स आपको दिखाई देंगी। मसलन गैस की अभी एडजस्टमेंट आपने देखी, उसका क्या मकसद था कि 395 बिलियन रुपीस का जो सर्कुलर डेट बिल्डअप हो जाता इस साल में, उसको करेक्ट करने के लिए आपने एक प्राइसिंग एडजस्टमेंट देखी। इस तरह बहुत सी एडजस्टमेंट्स, मुझे ये भी शक है कि जो पाकिस्तान का फिस्कल का खसारा है वो शायद बढ़ जाएगा, बिकॉज आपका मार्कअप 22% पे चला गया, पॉलिसी रेट जिसको आप कहते हैं, और गवर्नमेंट एट हाई रेट बोरो कर रही है, तो हो सकता है कि कुछ एडजस्टमेंट्स आपको करनी पड़े। ये मैं इसलिए चीज़ें कह रहा हूँ कि दिस इज़ नॉर्मल इकोनॉमी में, जहाँ थोड़ी सी इकोनॉमी बिहेव करती है, जहाँ नंबर्स उस तरह नहीं है जो हमने एग्री किए हुए हैं या बजट किए हुए हैं या इन्विजन किए हुए हैं, तो हमें मिड कोर्स करेक्शन करनी पड़ती है। लेट्स सी कि सारे नंबर सामने आ जाएं, आईएमएफ उसको मॉडल कर ले, हमारे जो लोग हैं वो उसको मॉडल कर लें, तो फिर देखते हैं कि कितनी करेक्शंस की ज़रूरत है। हो सकता है कम करेक्शंस की ज़रूरत हो, बट एक्सटर्नल फ्रंट पे करेक्शन की ज़रूरत होगी, इसलिए कि इस वक्त जो हमारे एक्सटर्नल फ्लोज हैं वो उस कंफर्टेबल लेवल पे नहीं है जो होने चाहिए। याद रखिए ज़र मुबादला के ज़खायर भी उस कंफर्टेबल लेवल पे नहीं है जो हमें
बिल्ड करने हैं। यानी आपको लगता है कि जब वो आएंगे तो तभी पता लगेगा और मजीद एडजस्टमेंट होना है। और एहसन मेहंदी साहब, आप ये फरमाइएगा कि स्टैंड बाय मुआहदा जायजे के लिए IMF का जो वफ्द है नवंबर में पाकिस्तान आएगा, पाकिस्तानी हुकूमत ने, क्या आपको लगता है, क्योंकि आपने भी IMF के हवाले से बात की, तो सारी की सारी शराइत पूरी कर दी हैं और क्या मजीद नई एडजस्टमेंट हो सकती हैं? जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि उनको लगता है कि मजीद न्यू एडजस्टमेंट होंगी और हमें इस फिनोमिना को बदलना पड़ेगा। लोग जो हैं उन एडजस्टमेंट को शराइत के कॉन्टेक्स्ट में रखते हैं और नेगेटिविटी इंपैक्ट को ज्यादा उजागर करने की कोशिश करता है। देखें, जो IMF की जो हम शराइतें जब इस वक्त हमें जो दी गई हैं, जिसके अंदर हमें फिस्कल डिसिप्लिन लेकर आना है, साथ में हमने करंट अकाउंट डेफिसिट को एक लेवल पर जो है वो मेंटेन करना है। उसके अलावा अगर आप देखें तो हमें जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसको बिल्टअप करना है, सब्सिडीज़ को ख़त्म करना है। आई थिंक कि ये सारे मामलात जो हैं वो हमने मोर लेस अचीव कर लिए हैं। जो इससे पहले मेरी तवज्जो जो दी जा रही थी वो ये थी कि हमारे काफ़ी जो इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं वो प्रोफेशनल मैनेजर्स हैं, वो हमें जो है बेस्ट जो है उनकी चॉइस हमें मिली। अच्छे लोग हैं, अच्छे तरीके से जो है IMF से डील कर रहे हैं, IMF के जितने टारगेट्स हैं वो मीट हो रहे हैं। तो ये चीज़ जो है हमें ज़रा देखना चाहिए कि चूँकि वी आर रीचिंग दैट व्हाटएवर द टारगेट्स आर गिवन वो हमारे अचीव हो रहे हैं। यही वजह है लेंडर इज़ विलिंग टू गिव अस, दे गिव अस इनिशियली $1.2 बिलियन, अभी $700 मिलियन और मिलेंगे और ज़ाहिर है ये प्रोग्राम $3 बिलियन का हमें मिला है। तो वक्त के साथ वो हमें रिव्यू करते रहेंगे। नवंबर 4 को होपफुली एक और रिव्यू होगा और आई थिंक कि होपफुली नवंबर के माह के अंदर हमें और पैसे मिल जाएंगे, बायलैटरल एजेंसी से भी मिल जाएंगे, IMF से भी मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है इंडिकेट कर रही हैं कि हम हमारे टारगेट्स को पूरा कर रहे हैं। अब बात ये है कि इम्प्रूवमेंट क्या हो सकती है। देखिए, इम्प्रूवमेंट तो ये सारी दुनिया जो है कोशिश करती है नए इकोनॉमिक मैनेजर्स को ला करके नए तरीके से जो है सारी चीज़ों को जो है वो चलाया जाए और मुल्क को किसी तरीके से जो है नए कानून के तहत एग्रीकल्चर टैक्स लगा के या इम्पोर्ट पे टैक्सेस बढ़ाकर, या फॉर एग्जांपल बहुत सारी ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो नेसेसिटी की बेसिस पर होती हैं। इस वक्त हम जिस तरह से मैंने कहा कि $8 मिलियन के करंट अकाउंट डेफिसिट की तरफ आ गए हैं, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि अगर इस चीज़ को हमने सस्टेन किया तो इकोनॉमिक एक्टिविटी भी हमारी मेंटेन रहेगी और हमारे पास जो है सिचुएशन होगी कि जहाँ पर हमारे जो पेमेंट है, डेट की रीपेमेंट है, वो हम कर सकें। अगर आप देखें तो रिसेंटली हमारे जो यूरो बॉन्ड्स हैं उनके अंदर भी 10% इजाफा हुआ है और इसकी वजह ये कि हमने हमारी कोपेंट जो पेमेंट है वो ऑन टाइम की हैं। तो आई थिंक कि जिस तरह से साहब बता रहे थे कि जो ये तरीके हैं बहुत सारे कि भाई ये भी करना चाहिए तो वो भी करना चाहिए तो ये भी, तो देयर आर 100 थिंग्स दैट वी कैन डू इन द इकोनॉमी जिसको हम पंप अप कर सकते हैं। बट द सेम टाइम हम जो कर रहे हैं उसको ज़रा हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि जो हमारे रेमिटेंसेस के नंबर्स हैं वो $2 बिलियन से ज़्यादा हैं, जो कि आप एज ए परसेंटेज ऑफ GDP देखें तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो फिगर चला जाता है। अगर हम कंपेयर करें इंडिया से, बांग्लादेश से, तो हमने रेमिटेंसेस को अचीव किया है। हमारे FDI के नंबर्स में इम्पैक्ट ज़रूर पड़ा है। उसका रीज़न जो है वो हमारे जो हम टेररिज्म के शिकार रहे थे जिसकी वजह से हमें जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे। तो आई थिंक कि जो हमारे वसाइल के अंदर रहते हुए हमने जो अचीव किया है उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सकती है। उसमें फॉरेन मॉडल्स, कोरियन मॉडल्स को भी यूज़ किया जा सकता है, जापानीज़ मॉडल्स को भी किया जा सकता है। बट एट द सेम टाइम हमें हमारी रिसोर्सेज देखनी है, हमें हमारा पोटेंशियल देखना है कि ऐसी सिचुएशन के अंदर जहाँ पर हमारे एक्सपोर्ट की लाइंस हमारे पास नहीं मौजूद है, जहाँ हम एक्सपोर्ट को इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से या हाई कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से एक्सपोर्ट्स को नहीं बढ़ा सकते, वहाँ पे वी हैव टू टेक डिफरेंट मेजर्स, जहाँ पर हम टैक्सेशन का निज़ाम जो है बेहतर नहीं कर सकते क्योंकि हमारे जो टैक्स पेयर्स है अगर वो रिटर्न फाइल कर भी दें बट उनकी हैसियत नहीं है कि वो उस प्रोफाइल को मीट कर सकें जो टैक्स इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट कर सके। तो सिर्फ नंबर्स बढ़ाने से हम क्या अचीव करेंगे? तो हमें हमारी जो सिचुएशन है उसको देखते हुए उसको रिजॉल्व करना है और आई थिंक कि हमारा जो लेंडर है वो हमारा सबसे बड़ा एडवाइज़र है और मोरलेस हम उसको मोरलेस उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको भी पूरा कर रहे हैं। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि भाई वक्त के साथ जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट्स हैं वो हमारे 5 से 7% की तरफ जाएँ, जो कि आई थिंक कि एटलीस्ट 3% तो FY24 के लिए एक्सपेक्टेड है। आगे जो है 3% से ज़्यादा हैं, वो ज़ाहिर है डिपेंड करता है जो हमारा इलेक्शन ईयर है, क्या गवर्नमेंट आती है, क्या उसके प्रपोजल्स होते हैं। जो सिल्वर लाइनिंग है वो SIFC है जिसमें $75 बिलियन तक के कमिटमेंट्स जो है वो दिए गए हैं और आई थिंक कि जो CPEC के प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर हम गवादर की डेवलपमेंट भी देख रहे हैं, बहुत सारे $25 बिलियन तक की इन्वेस्टमेंट आ चुकी है CPEC के अंदर। तो आई थिंक कि ये भी एक सिल्वर लाइनिंग है।
सही, यानी जिसको सर हमें बेहतरी की तरफ गामजन है, लेकिन मैं अवामी सतह के हवाले से भी एक सवाल रखना चाहूँगा, आपके पास आपसे भी पूछूंगा क्योंकि वक्त मेरे पास महदूद रह चुका है। डॉक्टर साहब आप फरमाइएगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आलमी सतह पर कमी वाक़ई हुई, और अगर अभी की सूरत हाल, गज़ा वाली सूरत हाल को भी देखें तो अभी भी एक जो तरतीब है उस कमी को हम देख रहे हैं, वो अभी तक गामजन है। सम्राट आवाम तक क्यों नहीं पहुँच पा रहे, और पेट्रोल की कीमत मजीद कम होने की कोई इम्कान, कोई नवीद अवामी सतह पर है? असल मार्केट्स जो है इंटरनेशनल वो अभी भी ट्रीट कर रही हैं इस कॉन्फ्लिक्ट को कि ये कन्फाइंड रहेगा और फिर इवेंचुअली जो है इसकी कोई सेटलमेंट की तरफ जाएगा। उसकी वजह से जो ब्रेंट की कीमत थी वो $84 से 95 96 चली गई थी। अगेन इट्स डाउन टू 87 $88। सो मार्केट्स अभी भी इसको कन्फाइंड किस्म का जो कॉन्फ्लिक्ट है समझ के चल रही हैं। लेट्स होप कि दैट्स हाउ इट इज। चूंकि एक पास थ्रू अभी आपने देखा है बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल प्राइसेस गोइंग डाउन, प्लस जो हमारे रुपए की कदर में बेहतरी हुई है, उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट आपको जो है इन्फ्लेशन में भी दिखाई देना शुरू हो रहा है। आप ये देखिए कि 3-4 कार प्राइस मेकर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान में इस वक्त एक खातिर खा 5 से 8% अपनी कार प्राइसेस को कम किया है। ऑफ कोर्स डिमांड डिस्ट्रक्शन की वजह से भी ये चीज़ हुई है, और ऑफ कोर्स थोड़ी सी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में बेहतरी की वजह से भी ये हुई है। प्लस आप ये देखें कि जैसे अगर हमने होर्डिंग पे क्रैकडाउन किया, जिसको मैं कहता हूँ एनफोर्समेंट ऑफ द लॉ की, क्रैकडाउन का वर्ड मैं इसलिए कह देता हूँ कि आम फहम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आपने चीनी की कीमत जो कि 200 से ऊपर चली गई थी, अब दोबारा जो है उसको 150 की रेंज में आता देखा। SPI जो हमारा इंडेक्स है, जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है, हर हफ्ते आता है। ये इस हफ्ते जब मैंने इसको देखा तो इसमें 1.7% वीक ऑन वीक एक कमी दिखाई दी। दैट्स a trend that is I've seen after many weeks, and I was happy to see that trend because लोग of course इस वक्त बहुत मुश्किल में हैं। जो मिडिल इनकम, लो इनकम और वल्नरेबल, ये 3 सेगमेंट्स जो हैं वो of course बहुत मुश्किल में हैं। They have been hit hard by inflation. It's a tax which falls on the poor much harder than it does on people जिनकी इनकम ज्यादा है। सो लेट्स होप कि अब सेकंड राउंड इफेक्ट पेट्रोल और डीजल की कीमतों का जाएगा, ट्रांसपोर्ट में जाएगा, लॉजिस्टिक्स में जाएगा। दिस इज हाउ थिंग्स आर प्रोग्रेसिंग। होपफुली द वर्स्ट ऑफ जिसे आप कहते हैं, जिसे कहेंगे इन्फ्लेशन का जो बाउट है, ईदर वी आर पासिंग थ्रू इट और इट इज likely that we have passed through it already. एंड जो आने वाले दिन हैं उसमें कुछ टेमिंग आफ्टर अ फ्यू मंथ्स हो जाएगी। बट अरसलान, मैंने हमेशा एक बात कही है कि अभी ये इतना आसान नहीं होगा। ये जो 3 कैटेगरीज हैं इनके लिए, इनको अपना तर्ज जिंदगी, तर्ज अमल बहुत तब्दील करके, बहुत ही सर्दियों में अगर मतलब हीटिंग की बजाय स्वेटर्स पे रिलाई करें, अगर ट्रांसपोर्ट एक दफ़ा इस्तेमाल करें, अगर होलसेल से सामान खरीदें, मतलब कहने का ये है गुड्स वो इस्तेमाल करें जो एनर्जी एफिशिएंट हो, अपना तर्ज जिंदगी बहुत तब्दील करें अपनी इनकम्स को इंक्रीज करने के लिए। और लोग कहते हैं कि नई नौकरियां तो नहीं मिल सकती, ऐसा नहीं है। इस चीज को समझना चाहिए। डॉक्टर साहब बिल्कुल शॉर्ट सा पॉइंट लेना चाहूंगा। अवामी लेवल पे तो हम कहते हैं कि अवाम को अपने तर्ज जिंदगी को बदलने की जरूरत है, लेकिन जब हम खास की बात करते हैं तो खास अपना तर्ज जिंदगी नहीं बदल रहे। अगर हम वजीर आजम हाउस की बात करें, अगर हम पार्लियामेंट की बात करें, अगर हम सदर के घर की बात करें और पार्लियामेंट में बैठे हुए लोगों की घरों की बात करें, तो वो तो वैसी ही चल रही हैं जिस तरह से लग्जरी लाइफ वो चला रहे हैं। तो वो गरीबों की बात तो करते हैं लेकिन अपने लाइफस्टाइल को नहीं बदल रहे। अरसलान, मैंने तो गुफ्तगू का अंदाज इस चीज से किया था कि पाकिस्तान का एक्सपेंडिचर रिफॉर्म जो है बजट के खसारे को, मालियाती खसारे को कम करने के लिए सेंट्रल जो है थीम इख्तियार कर गया है। ये इसमें कोई शक नहीं है। और ये सिर्फ ये छोटे छोटे खर्चे कम करने की वजह नहीं है जिसकी वजह से मैं ये कहता हूँ। बात इससे बहुत बड़ी है। बात यह है कि आपको 7th NFC को दोबारा सोचना है। आपने सोचना है कि जो सब्सिडी सारी फेडरल गवर्नमेंट दे रही है, चाहे वो बिजली पे हो, चाहे वो गैस पे हो, इसको स्प्लिट करना पड़ेगा आपको, और इसको प्रोविंसेस को भी साथ लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि प्रोविंसेस को आपने 7th NFC में बहुत सी रकूम दी है। कहने का मकसद, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट ये सिर्फ एक्सपेंडिचर का रिफॉर्म, सब्सिडीज से आगे चलेंगे तो आपकी बात पे आ जाएगा कि क्या हमारे पास इतने डिविजन्स, इतने डिपार्टमेंट्स होने चाहिए? नहीं होने चाहिए। क्या हमें HR काटनी है? बिल्कुल काटनी है। क्या हमें डिवॉल्व करना है? बिल्कुल करना है। क्या इसी तरह कैबिनेट का जो साइज है उसको हमने महदूद रखना है? बिल्कुल रखना है।
सो ये है अगला 3 से 5 साल मंसूबा। IMF को आप एक इस तरह समझिए कि IMF इज जस्ट अ लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। वो आपको एक लाइफ लाइन दे रहा है। ये काम IMF ने नहीं करना, ये आपने करना है। और ये स्मगलिंग को आपने रोका, आपको बेनिफिट हुआ। होर्डिंग को आपने रोका, आपको बेनिफिट हुआ। अफगान ट्रांजिट ट्रेड को आप करेक्ट करने गए हैं, आपको बेनिफिट हो रहा है। आप एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के तहत इन्वेस्टमेंट लाएंगे, आपका काम है करने का। थोड़ी देर IMF से निकल के, इन अहदाफ से निकल के, ये वाकई ही बड़ी सतह पर सोचिए कि पाकिस्तान को हम क्या बना सकते हैं, हम क्या एक्सपेंडिचर्स को कट कर सकते हैं, हम क्या डेवलप सकते हैं, हम डोर स्टेप पे डिलीवरी कैसे दे सकते हैं। ये सब कुछ मुमकिन है सही, पाकिस्तान यानी कि हमें में। मुआशी इस्लाहात की तरफ जाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, वक्त मेरे पास बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आपके पॉइंट ऑफ व्यू का डॉक्टर खाकान नजीब साहब, माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद रहे। एहसन मेहनती साहब, डायरेक्टर आरिफ हबीब ग्रुप हमारे साथ मौजूद रहे। और मैशियत के हवाले से दोनों शख्सियात ने गुफ्तगू की और मुआशी रिफॉर्म्स की तरफ हमें जाना है, मुआशी इस्लाहात की तरफ हमें जाना है। नाज़रीन, ब्रेक पर जा रहे हैं, वापस आएंगे तो ज़रा कश्मीर के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि कल 27 अक्टूबर है और कश्मीर का यौम सियाह मनाया जाएगा। और मजलूम कश्मीरी, जिस तरह फ़लस्तीनी जो हैं इसराइली बर्बरियत का शिकार हैं, तो मजलूम फ़लस्तीनी हिंदुस्तानियों की बर्बरियत का शिकार है। इंडिया कश्मीर पर काबिज़ है, इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी नाज़रीन। कश्मीर पर भारतीय मुजालिम के 76 साल मुकम्मल हो गए हैं और 27 अक्टूबर यौम सियाह कश्मीर, जब गैर कानूनी फ़ौजें भारत ने उतार कर कश्मीर पर कब्ज़ा कर लिया और आज तक ये मामला जो है वो सुलग रहा है और कश्मीरी जो हैं वो भारतीय मुजालिम बर्दाश्त करते चले आ रहे हैं। अगर दुनिया के इस वक्त नक्शे को देखें तो फ़लस्तीन और इसराइल का जो मामला है वही सारी सूरत हाल हमें कश्मीर के अंदर भी नज़र आती है। और कश्मीरी जो हैं वो भारतीय बर्बरियत और भारतीय जाहरियत का सामना करते चले आ रहे हैं, लेकिन उनके लबों पर आज भी एक ही लफ्ज़ है, वो जारी है आज़ादी के लिए, कि वो आज़ादी लेकर रहेंगे। आलमी दुनिया क्यों इस मसले पर खामोश है और हुकूमत पाकिस्तान को कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए मज़ीद क्या इक़दाम करने चाहिए, हमारे सफारती सतह पर मज़ीद क्या बेहतरी लाई जा सकती है इस मसले को लेकर, और आलमी बरादरी के जो भारत के साथ मईशत को लेकर ताल्लुकात हैं, क्या बुनियादी वजह यही है या कुछ और वजूहात भी हैं, और कश्मीरियों के लिए आज़ादी का सूरज कब तुलू होगा, ये एक बुनियादी सवाल है। इसी पर गुफ्तगू करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड आसिफ हारून साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर फरमाइएगा, कश्मीर पर भारतीय मुजालिम के 76 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं 27 अक्टूबर और कल, यानी कि कश्मीर का यौम सियाह, और इस सारी सूरत हाल में तमाम दुनिया जो है वो कश्मीर के लिए आवाज़ बुलंद करती, लेकिन हम देखते हैं कि कश्मीर के ऊपर होने वाले मुजालिम पर भी, जिस तरह फ़लस्तीन पर होने वाले मुजालिम पर दुनिया खामोश बैठी हुई है, इसी तरह कश्मीर पर होने वाले मुजालिम पर भी 76 सालों से दुनिया खामोश है। क्यों? जी, ये एक लम्हे फ़िक्रिया है और ये बहुत अफसोसनाक बात है। जैसे कि आपको मालूम ही है कि दो ही दुनिया के डिस्प्यूट्स हैं, ओल्डेस्ट एक कश्मीर का है और एक फ़लस्तीन का, जो कि आज तक वो सेटल नहीं हुआ और उसकी बहुत सी वजूहात हैं। अब हम अगर कश्मीर की तरफ हम चलें तो आज ये कल 27 अक्टूबर 1947 को जो है कश्मीर की एक जो सिख रेजिमेंट बटालियन है उसको लैंड किया था श्रीनगर एयरपोर्ट के ऊपर, और फिर उसके बाद एयर ब्रिज बनाया गया और फिर एक डिवीजन फौज और उसके साथ उसके टैंक्स आर्टिलरी वगैरह आए और उन्होंने फिर ऑक्यूपाई किया। वो दिन और आज का दिन जो है उन्होंने 2/3 कश्मीर जो है वो अपनी इलीगल ऑक्यूपेशन में रखा हुआ है। हर किस्म के उन्होंने हरबे इस्तेमाल करके जुल्म और बर्बरियत के रिकॉर्ड तोड़ करके वहाँ के लोगों को मैसूर बना के जो है उनको अपना गुलाम बनाया हुआ है और इंसाफ वो नहीं दे रहे हैं। अब देखना ये है कि कश्मीर और फ़लस्तीन, जैसे मैंने बताया कि दोनों ओल्डेस्ट डिस्प्यूट हैं, दोनों आपस में स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं और दोनों की जो स्ट्रेटजीज हैं कि अपनी अपनी इलीगली ऑक्यूपाइड एरियाज को जो है वो कैसे अपने कब्जे में रखें, वो एक ही तरह की जो है ना पॉलिसीज दोनों ने जो है ना वो इख्तियार की हुई हैं। और दोनों को जो है यूनाइटेड स्टेट्स
और यूनाइटेड किंगडम खासकर जो है वो सपोर्ट कर रहा है। और साथ में ये भी कहूँ कि ये दोनों मसले जो है ये ब्रिटेन ने ही क्रिएट किए थे। हमारा लिहाज से जो अनफिनिश्ड एजेंडा था 1947 का, वो दिन और आज के दिन, जिसकी वजह से आपको पता है कि कितनी जंगें और कितनी कॉन्फ्लिक्ट जो हैं यहाँ हुई, और वहाँ फ़लस्तीन में कितनी जो है ना जंगें भी हुई उसके ऊपर, और बर्बरियत भी हुई। अब ये देखना ये है कि ये क्यों ऐसा जुल्म हुआ। माउंटबेटन और रेडक्लिफ ने जो काम किया, जो धोखा दिया, वो एक तारीख का एक स्याह धब्बा है। अगर गुरदासपुर जो है वो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट पंजाब का हिस्सा ना बनाया जाता तो इंडिया उसके साथ कंटिग्यूस हो ही नहीं सकता था। इंडिया ने 565 जो है प्रिंसली स्टेट्स वो हजम कर लिए, और ये एक वाहिद प्रिंसली स्टेट था जिसमें कि ग्रेट मेजॉरिटी मुस्लिम्स की भी थी, और पाकिस्तान के साथ जोग्राफिकली कंटिग्यूस भी था, और इंडिया नहीं था। वो भी उन्होंने ले लिया गुरदासपुर दे के और उसके साथ लिंकेज बना के। और वो एक लंबी कहानी है, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट जिसकी बात करते हैं हरी सिंह की। वो बहुत सी फॉरेन राइटर्स ने लाइक एलिस्टर लैम्ब ने भी ये किया कि वो बोगस था, क्योंकि उसकी ओरिजिनल कॉपी आज तक नहीं मिली है कि जी वो 26 को उसने किया और लीगलाइज किया, और फिर उन्होंने एयर ब्रिज जो ये बनाया। अब हम ये देखते हैं कि हमने क्या किया और इस तमाम अरसे में क्या हुआ। जब हमने सीटो सेंटो किया तो फिर नेहरू ने अपना जो वादा था कि मैं यहाँ राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन करूंगा और प्लेबसाइट कराऊंगा, वो उसने साइड पे कर दिया। और फिर उसके बाद सिस्टमेटिक एब्जॉर्प्शन ऑफ कश्मीर की पॉलिसी के ऊपर वो चला, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंजेस लाया, उनकी स्टेट असेंबली की कॉन्स्टिट्यूशन में भी लाया। मकसद ये था कि इसको मैं आज नहीं तो कल जो है उसको मैं अपना इंडिया का हिस्सा बना दूंगा। और जब मोदी आया 2014 में तो उसने फिर तमाम बर्बरियत के रिकॉर्ड्स जो है वो तोड़ डाले, बर्बरियत का की अंतहा कर दी कश्मीरियों के ऊपर। वो आज तक जारी और सारी है, और आखिरी कील जो उसने ठोका कश्मीर की कफन में वो था 5 अगस्त 2019 में। उस दिन जो है उसने जो है तमाम जितने भी इंटरनेशनल और एग्रीमेंट्स और अपने बायलैटरल एग्रीमेंट्स और वहाँ कश्मीर के साथ जो एग्रीमेंट्स वो और अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिया हुआ था उस सबको बालाताक रखते हुए उसको दो हिस्सों में तकसीम किया और दो इंडियन यूनियन टेरिटरीज बनाया। और न ये बल्कि उसको वो दिन और आज का दिन जो वहाँ 11 मिलियन कश्मीरीज हैं कश्मीर वैली में लॉकडाउन है, और दरिंदों की तरह जो है वो उनके ऊपर जो है वो जुल्म सितम ढा रहे हैं। उनकी नस्ल खुशी हो रही है, एथनिक क्लेंजिंग अच्छा, हो रही है। पहले उनकी 7 लाख फौज थी, आज उनकी 11 लाख फौज है। 30,000 वहाँ के जो आरएसएस के गुंडे हैं वो वहाँ पर जो है अपना काम कर रहे हैं, रेप एज अ वेपन इस्तेमाल कर रहे हैं, डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं, हिंदूज को वहाँ ये सेटल कर रहे हैं, और वो काम जारी और सारी है जैसे कि फलस्तीन में हो रहा है। अच्छा इसी ब्रिगेडियर तरीके साहब, से जी ब्रिगेडियर साहब ये फरमाइएगा, जैसा 370 के खात्मे की आप बात कर रहे हैं, अगर सारी सूरत हाल को देखा जाए, कश्मीर 370 और कश्मीर 35 के में जी हाँ कश्मीर के लोगों के हक खुद इरादियत के हवाले से हो, कश्मीर में हिंदुस्तान के लोगों की लाके आबादकारी करना हो, LOC पर कशीदगी की बात हो, सर इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान की सफारतकारी को कहाँ खड़ा हुआ आप देखते हैं, और मजीद हुकूमत पाकिस्तान जो है वो क्या इकदामात कर सकती है? देखिए जी, ये तो हकीकत की बात है कि हमने अगर अपनी एक कश्मीर की हिस्ट्री देखें तो हमने तो या अपॉर्चुनिटीज मिस की हैं, जी। या ना हमने कभी पॉलिसी बनाई, ना हमने कभी स्ट्रेटजी बनाई। अब शिमला एग्रीमा जब हुआ तो वो सीज फायर से लाइन ऑफ कंट्रोल हुआ वो दिन, और फिर जब तक कि कश्मीरियों ने खुद जो है ना आर्म्स नहीं उठाए 1989 अक्टूबर में, तो ये तो कोल्ड फ्रीजर में रहा। और जब ये इन्होंने अपराइजिंग की और उसको बिल्कुल इतना ज्यादा उसको दीवार के साथ लगाया और बड़ी प्रॉब्लम डाल दी, तो फिर भी हमने इसका फायदा नहीं उठाया, क्योंकि अमेरिका उस वक्त इत्तेहादी बन गया था उनका।
और फिर 9/11 के बाद पूरी जियोपॉलिटिक्स चेंज हो गई। हम बैकफुट पे चले गए। हम टेररिज्म के खतरे की वजह से कि हम टेररिस्ट स्टेट ना डिक्लेयर हो जाएं, तो हमने ये कश्मीर की पॉलिसी को कभी खतर ख्वाह कोई उसको रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं बनाया। सिर्फ एक जनरल ज़ियाउल हक थे जिन्होंने एक दूरस अंदेश पॉलिसी बनाई थी, और उनका एक ख्वाब था कि जी अफगानिस्तान में जो फतह हुई उसके बाद अब नेक्स्ट कश्मीर की है, और उसको स्ट्रेटजाइज और बाकायदा कर रहे थे। खालिस्तान मूवमेंट को जो है वो उसी तरह सपोर्ट कर रहे थे। वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन उसको भी रास्ते से उन्होंने हटा दिया। तो जहां तक हमारा ये ताल्लुक है, हमारी तो पॉलिसी क्या रही है, रिएक्टिव, डिफेंसिव एंड अपोलोजेटिक। इन तीन चीजों पे रही है। ना हमने डायरेक्ट प्रेशर कभी डाला, ना हमने कोई इनडायरेक्ट प्रेशर डाला। ये कश्मीर इंडिया के लिए एक ब्लीडिंग वुंड रहा है, और उसकी वजह से एक स्टेज मुझे याद है कि 2001-2 में वो आई थी कि इंडियन आर्मी में कोई फौजी उनका जाता नहीं था, एनरोलमेंट बंद हो गई थी। आर्मी चीफ ने खुद टीवी पे आके वो तकरीरें करता था और उनको कह रहा था कि आओ मैं तनख्वाहें बढ़ाऊंगा, ये करूंगा। वो हालात थे, और फिर हमने उसके साथ पीस ट्रीटी भी कर ली, और उसके जो है ना फेंस भी लगा रही थी, और वो सारी कहानी जो है आपको ये पता है। और उसकी सारी क्या वजह है कि ये इंडिया का भी इसमें हाथ था, अमेरिका का भी हाथ था, फॉरेन वगैरह का, कि हमें उन्होंने इंटरनल इन्वॉल्वमेंट में बहुत रखा। हमारी अंदर इन फाइटिंग एंड एक्सटर्नली जो अंदर हमारी मेडलिंग हो रही थी, उसकी वजह से यहाँ तक कि एक स्टेज आई कि हमने कहा कि बाहर हमें खतरा इतना नहीं है, हमें इंटरनल थ्रेट जो है वो हमारी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। तो ये सारी वजह है कि चूंकि उन्होंने एक स्ट्रेटजाइज किया और पॉलिसी बनाई कि जी ये कश्मीर अटूट अंग है, उसके ऊपर वो खड़े रहे। फिर जब मुंबई के अटैक्स आए तो उसके बाद उन्होंने टेररिज्म का झंडा खड़ा कर दिया। वो दिन और आज का दिन उन्होंने कहा कि कश्मीर मसला पसे पुष्ट में डालो, टेररिज्म की पहले बात करो, फिर हम आगे चलेंगे। तो हमने उसको कैसे काउंटर किया? हमने अपना नैरेटिव कोई और बनाया हो या उसको काउंटर किया? हम तो सिर्फ अपनी सफाइयां ही पेश करते रहे ना, कि जी नहीं हम नहीं इन्वॉल्व, हमने नहीं किया, ये नहीं किया, फलाना नहीं किया। अगर वो इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी से उसने जो है और फ्रंट खोल दिए फाटा में और बलूचिस्तान में, और वहां उसने एक किस्म का एक कार्ड प्ले किया कि अगर यहाँ आप नहीं हटोगे तो मैं वहां उसको अलग अलग कर दूंगा। तो हमने क्या किया? हमने उसको भी गंवाया और इधर भी हम डिफेंसिव पे हो गए। तो मैं ये कहता हूं कि ये हमारी पॉलिसी मेकर्स की इसमें हमेशा से कमजोरी रही है। हम ये समझते हैं, और शायद आज भी समझते हों, लेकिन मैं अब नहीं समझ कहता कि ये नए आर्मी चीफ की जो एक नई सोच आई है और वो क्या ये बात कर रहा है। वरना ये था कि हम अगर पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट करेंगे, खुश करेंगे, तो ये सबसे बड़ा सेफ्टी वेल्व है, हम बच जाएंगे। ये नहीं समझते कि इस पॉलिसी से एवरी टॉम डिक एंड हैरी ने हमें आके थप्पड़ सही किया। सही सही और ब्रिगेडियर हमने साहब, यानी कि पॉलिसी में बेहतरी लाने की जरूरत है। माजरत के साथ मेरे पास वक्त खत्म हो चुका है जी और अमली मैदान में उतरने की जरूरत है कश्मीर के हवाले से। नाज़रीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।